इससे क्या बने हैं, राज्य बने हैं। ठीक है, अनुसूची 2, कौन से वेतन? वेतन व भत्ते कौन से? संचित निधि के ऊपर भारित। कितने टाइप की होती है ये? सेंटर की एंड राज्य की। सेंटर में कौन कौन आएगा? पहले कौन आएगा? गवर्नर क्यों आएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के यहाँ सिमिलर पद कौन है? राज्यपाल। यहाँ उपराष्ट्रपति। उधर कोई नहीं है। ठीक है, इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा उपाध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष तो कौन है? उपराष्ट्रपति। इस साइड विधानसभा एंड विधान परिषद के अध्यक्ष एंड, वैसे इसके अध्यक्ष ही बोले जाएंगे, इसके अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष, और विधान परिषद के सभापति। सभापति एंड उपसभापति। उपसभापति। इसके अलावा सीएजी पहले क्यों आएगा? पहले आएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सारे के सारे, और यहाँ हाई कोर्ट के न्यायाधीश। इनके वेतन तो कौन देता है? राज्य। लेकिन ये इनकी पेंशन कौन देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अभी तो 33+1 की व्यवस्था है। सरकार मन चाहे बढ़ा सकते हैं, संसद के हाथ में। राज्य ना, उनके पेमेंट काटे जा सकते हैं, इनके पेमेंट कटेंगे नहीं। उनकी पेमेंट सरकार जैसे चाहे कम बेशी कर सकती है, वो उनके हाथ में है। हाँ, इसके बाद में सीएजी, और वहां ऐसा कोई पद है नहीं। ठीक है, सीएजी का अनुच्छेद 148 से 151, 148 से 151। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 124 से 147। ठीक है, ये तो चलो। लोकसभा कौन से में आती है रे? 81। शॉर्ट ट्रिक याद रखा करो, 79, 80, 81। संसद, राज्यसभा एंड लोकसभा। देखो, एक याद करने का तरीका देखो, थोड़ी सी पावर का स्टेब्लिश देखो। सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? संसद के पास, क्योंकि दोनों मिल गए हैं। उनके बाद में यदि कोई स्टेब्लिश सदन है तो वो कौन है? राज्यसभा, क्योंकि ये तो आए साल क्या होती है, डायलॉग हो जाती है, चुनाव होते हैं इसके तो। ठीक है, तो फिर राज्यसभा, उसके बाद में कौन हो जाएगी आपकी? लोकसभा। उपराष्ट्रपति 52, 63। कौन से में है? 63, और ये 52। ठीक है, ये हो गई। राज्यपाल कौन से में? 151 या 152? 52। इसमें 100 जोड़ दिया करो। एक चीज आपको बताऊं रे, ये जो इस साइड वालों में जाओगे ना आप, तो इस साइड जो बैठा है ना, उसमें लगभग 100 के आसपास आपको डिफरेंस मिलेगा। 100, 101, 102, 103 या 99, 98, ऐसा ही डिफरेंस मिलेगा। तो ऑप्शन यदि ऐसे आ जाए ना जिनमें एक ही ऑप्शन ऐसा हो जो ऐसा मैच खा रहा हो, इसके अलावा सारे बहुत दूर दूर हो, तो आपको ये करने का ये भी तरीका है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आपको आर्टिकल याद है, राज्यसभा कोई आर्टिकल पूछ लेना, तो आपको लगभग, जैसे देखो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के 124 बोल रहे हो ना, ठीक है, तो उस साइड 213 जा रहा है। ठीक है, तो लगभग सिमिलर सी जगह आ रही है वो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। राज्यपाल किस में है रे? 152।
हाँ, इसके बाद में एक अनुसूची और थी 3 नंबर। 3 नंबर में किस किस की शपथ थी रे? किस किस की ओथ थी? दूंगा तेरे जूत पहले। राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के आर्टिकल हैं पहले अलग से। 59 आर्टिकल नहीं है उपराष्ट्र राष्ट्रपति का है, 69 इसका नहीं है उपराष्ट्रपति का। हाँ 60 69 और क्या नाम है आपका 159 आर्टिकल नहीं है अलग से इनके। मैं ये पूछ रहा हूँ अनुसूची 3 में किस किस की ओथ है? मैं इसीलिए आज ये रिवीजन करवा रहा हूँ, मेरे को पता है तुम्हारे साफ हो चुका है पहले ही अभी पीछे वाला। सेम शिप वही दो राज्यों दो तरीके से, एक किस में आएंगे राज्य में, एक कौन आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। सबसे पहले एमपी के उम्मीदवार की, जो चुनाव लड़ता है उस व्यक्ति की, जो कलेक्टर के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने जहां भी वो फॉर्म भरता है, तो सबसे पहले किसकी शपथ लेता है वो? चुनाव लड़ने की, एमपी के उम्मीदवार की। तो यहाँ किसकी हो जाएगी रे? एमएलए की। किसकी हो जाएगी? एमएलए की। ठीक है, इसके बाद में यदि ये व्यक्ति चुनाव जीत जाता है तो किसकी लेगा रे? एमपी की। किसकी लेगा? एमपी की। जैसे अभी अब एक चीज ध्यान रखना रे, जैसे अभी लोकसभा हुई है, शपथ तो हो गई है लेकिन अभी तक सबकी ओथ नहीं हुई है, मेंबर्स की ओथ नहीं हुई है अभी भी। मेंबर्स की ओथ तब होगी जब पहले लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होगा। प्रोटेम स्पीकर अभी तक नहीं बनाया गया किसी को भी। किसको बनाते हैं? लोकसभा अध्यक्ष कौन बनता है ये देखने वाली बात रहेगी। एक बात तो रे, लोकसभा अध्यक्ष के पास एक ऐसा कौन सा कानून है जिसकी पावर इसी के पास होती है, जिसके लिए अभी ये जो कल परसों अभी न्यूज में चल रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष जिस पार्टी का होती है, एक मानो उसके पास ताकत होती है पूरी की पूरी उस पार्टी के पास। कौन सा कानून है? मैं पढ़ा दिया आपको वो कानून मैंने। लोकसभा अध्यक्ष के पास ऐसा कौन सा कानून होता है जिसका वो डिसीजन वो ही ले सकता है, इसके अलावा वो डिसीजन लेने की किसी को अनुमति नहीं है। पढ़ा के आया हूं मैं आपको। यदि आप न्यूज सुनते हो, न्यूज पढ़ते हो, तो कल ये अखबार में भी चल रहा था और न्यूज में भी चल रहा था, यही कारण। अनुसूची 10 दल बदल का कानून। अंतिम फैसला किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। किसी को बर्खास्त करना है लोकसभा से, यह नहीं बैठ सकता, ठीक है, तो उसकी उसकी वो भी कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। इसी कारण जिस पार्टी का ये होता है ना, वो फेवर बहुत करता है। तो इसके क्योंकि पहले तो इसको चुनौती नहीं दी जा सकती थी, अब तो चलो इसके ऊपर चुनौती दी सकती है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो पहले तो इसकी चुनौती थी नहीं। एमपी यहाँ कौन आ जाएगा रे? एमएलए एंड एमएलसी, ठीक है। दूसरा, यदि ये बंदा मंत्री बन गया तो किसकी शपथ लेगा रे? मंत्री की, ठीक है। अब देखो यहां मंत्री की शपथ लेगा तो जब यदि प्रधानमंत्री की शपथ लेता है तो जहां मंत्री की शपथ आती है उसी में मंत्री वर्ड की जगह किसका शपथ का प्रयोग करेगा रे? प्रधानमंत्री का, ठीक है। और यहां भी किसी शपथ लेगा? मिनिस्टर की। तो जहां मुख्यमंत्री शपथ लेगा वहां किसकी शपथ आ जाएगी रे? मुख्यमंत्री वर्ड बोलेगा। जहां मंत्री लिखा हुआ आएगा वहां क्या बोलेगा वो? मुख्यमंत्री। आज कौन कौन से दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओथ है? एक तो उड़ीसा, कौन बनाया गया है? कौन? मांझी। दो है मांझी भी, एक तो जितिन राम मांझी, वो तो मिनिस्टर हैं फिलहाल। हाँ, ये कौन से मांझी हैं? ये है मोहन मांझी। कौन है? मोहन मांझी। ये पहले विप हुआ करते थे रे। इससे पहले वाली जो पार्टी थी उसमें ये मुख्य सचेतक थे, विप थे। याद है विप? याद आया कुछ? क्या कौन होता है विप? हाँ, हर पार्टी अपना एक व्हिप क्या करती है? नियुक्त करती है कि संसद में या लोकसभा या राज्यसभा में किस बिल के विरोध में वोटिंग करनी है या पक्ष में वोटिंग करनी है, उसका निर्धारण कौन करता है रे? व्हिप करता है। यदि सदस्य व्हिप के निर्देश के उल्टा जाता है तो उसके ऊपर दल बदल के प्रावधान क्या हो जाएंगे? लागू हो जाएंगे। या तो 15 दिन में पार्टी उसे माफ कर देना था, वो दल बदल का दोषी माना जाएगा,
ठीक है। तो विप, ये पहले विप हुआ करते थे जो मोहन मांझी हैं। और उड़ीसा में आंध्रा चंद्रबाबू नायडू। किसकी? जगनमोहन की सरकार गिरी हुई है। सीटें उसके पास शायद 20 है कि किस ऐसी इतनी है। क्या बचेगा उसके पास? उसके पास कुछ नहीं है। हाँ देखो ये चौथी बार शपथ लेंगे रे टीडीपी। जन लो, जन जन लोक पार्टी ऐसा कुछ नाम है उसका। जनसेना दल है, जन लोक पार्टी ऐसा। जहां तक पवन कल्याण उप मुख्यमंत्री बनेंगे। आप देखो ये उप मुख्यमंत्री मैं यहाँ क्यों लेके आया हूं। उप मुख्यमंत्री की कोई शपथ नहीं होती। यदि किसी व्यक्ति ने उप मुख्यमंत्री शपथ का प्रयोग कर दिया है तो उसकी ओथ क्या मानी जाएगी रे? गलत मानी जाएगी। उसे ओथ क्या लेनी पड़ेगी? दोबारा लेनी पड़ेगी। जैसे अभी हरियाणा में हुआ था पिछली वाली सरकार में, जो उप मुख्यमंत्री कौन थे? चौटाला थे, कौन थे वो? हाँ दुष्यंत चौटाला। तो उसने उप मुख्यमंत्री शब्द का प्रयोग कर दिया था तो उसको दोबारा ओथ दिलाई गई थी फिर। ठीक है, क्योंकि शब्द का आप उल्लेख नहीं कर सकते। ओथ हमेशा जैसी लिखी हुई है, क है तो कई बोलना है, का नहीं बोल सकते आप। यदि आपने का बोल दिया तो आपकी ओथ क्या मानी जाएगी? गलत मानी जाएगी। ठीक है, और आपको ओथ क्या लेनी पड़ेगी रे? दोबारा लेनी पड़ेगी। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, उपसभापति, ठीक है, और लोकसभा उपाध्यक्ष, इन तीनों की कोई शपथ अलग से नहीं है। ये किसकी शपथ लेते हैं रे? सदस्य की, एमपी की ही शपथ लेते हैं। वैसी यही वही बात यहाँ लागू होगी। विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष और विधान परिषद सभापति एंड उपसभापति, इनकी भी कोई अलग से शपथ नहीं है। किसकी शपथ लेंगे? ये सदस्य की शपथ लेंगे। ठीक है, तो यहां तक की आपकी बात हो गई। आप बताओ आर्टिकल अनुसूची 7 विषयों का बंटवारा। कौन कौन सी लिस्ट? संघ, समवर्ती एंड राज्य। संघ में कितने विषय हैं शुरू में? 97। और अब कितने हैं? 98। कंफ्यूजन दूर हो गया था 100 वाला। मैंने एक दिन पूरी डिटेल भेजी थी क्यों अब 100 है ये। ठीक है, दूसरा समवर्ती में आज के दिन कितने हैं? पहले कितने थे? 47। अब कितने हैं? 52। और अब इसमें कितने हैं रे? पहले कितने थे? 66। अब कितने हैं? 61। ये देखो रे, यहां से उठ के कहां चले गए थे? 5 ऊपर। कौन से थे? संविधान संशोधन 42वां। और ये वाला यहाँ, अरे यहाँ 59 नहीं है क्या? जीएसटी वाले हट गए ना यहाँ से। ये 59 है। हाँ, मैं यही तभी सोचूं ये दो गायब क्यों नहीं हुए यहाँ से। 59 लिखाए होंगे मैंने। हाँ, ये जीएसटी वाले यहाँ से क्या हो गए? अरे गायब हो गए। जीएसटी अकेली कहाँ आ गई है? यहाँ आ गई है। कौन सा संशोधन है जीएसटी वाला? 101 या 99? 101। 100वां कौन सा है? हाँ, बांग्लादेश को 111 इनक्लेव एंड ये तो बांग्लादेश वालों को दिए थे, ये अपन ने लिए थे। ठीक है, ये कौन सा संशोधन है? 100वां। 99वां कौन सा है? 99। 99, 100, 101, 102, 103। 99वां है कोलिजरम, जिसको नल एंड वॉइड घोषित किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें ये कहा गया था कि एक विपक्ष का नेता बैठेगा, एक समिति बनाएगी, जिसमें 3 मुख्य न्यायाधीश होंगे, एक वो बैठेगा। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था? नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था। 100वां आपको पता ही है, 111 इनक्लेव एंड 51 वाला। 101 कौन सी है आपकी? जीएसटी। 103 कौन सा है? 103 अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता देना। 103 पहले अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता नहीं थी। 102 वाला अपने को देखना पड़ेगा शायद कौन सा है। 102 देखना एक बार, 102 कौन सा है? हाँ, तो ये आपके विषय हैं। ठीक है, यहां से ये बता सकते हो वो 5 विषय कौन से निकाले गए थे?
एक तो वन एंड वन्य जीव, जनसंख्या, परिवार नियोजन, मापतोल, इकाइयां। ठीक है, तो ये आपके क्या थे वहां विषय निकाले गए थे वहां से। हाँ, इसके अलावा अगली 8 नंबर भाषा, राजभाषाएं। मूल संविधान में राजभाषाएं कितनी थी? 14। इसके बाद में 15वीं कौन सी आई रे? सिंधी। कौन सी आई? सिंधी। संविधान संशोधन 21वां कब हुआ रे? 1967। इसके बाद में 16, 17 और 18 बताओ। करम, करम, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। संविधान संशोधन कौन सा है? हैं? 71 हुआ कब? 1992। ठीक है, इसके बाद में 19, 20, 21 और 22 बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कौन सा? 92 कब हुआ? 2003। ये आपकी तैयार 12 के आपकी पूरी 22 की 22 राजभाषा है। क्रम याद रखना है, क्रम नहीं टूटना चाहिए। अल्फाबेट के हिसाब से याद रखो। पहले कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, के, एम और एन, और यहाँ बी, डी एंड एम, एस। अल्फाबेट के हिसाब से चलिए, अल्फाबेट के हिसाब से ये सेट हो रही है पूरी की पूरी। क्रम नहीं टूटना चाहिए, क्रम टूटा आंसर गलत हो जाएगा आपका। 14 भाषाएं लिख सकते हो। 14 भाषाएं मूल संविधान की, जिसमें देखो रे अंग्रेजी में अपना कार्य चलता है, लेकिन अंग्रेजी मूल भाषा में नहीं है। इन भाषाओं में शामिल अंग्रेजी नहीं है। हाँ, संस्कृत है, संस्कृत है। जैसे मुख्य मुख्य लिखते हैं तो एक बार जैसे मान लो हिंदी, हिंदी की जन्म माँ कौन है रे? संस्कृत। इसी से कौन निकली है? उर्दू। इसके बाद कश्मीरी, कश्मीरी से आ जाओ पंजाबी, पंजाबी के बाद अरे तेलुगु पहले कहा जा रहे हो? हरियाणी थोड़ी है, नहीं है हरियाणी, नहीं है हरियाणी। चलो आप वाली वही लिखते हैं पहले। तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती, कन्नड़, मराठी, ओडिया, उड़िया है, ओडिया है, एक आसामी, बंगाली, नेपाली तो अरे इनमें है नेपाली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये आपकी 14 मूल भाषाएं हो गई। और ध्यान रखो रे, स्टेट भी इसी हिसाब से निकले हुए हैं सारे के सारे। यदि आप हाँ, कौन सी? उल्टी बात मत किया करो। हाँ रे, अब इसके अलावा मैंने कौन सी अनुसूची रखी थी आपके लिए? 10। 10 में कौन से आर्टिकल के तहत जोड़ी गई है? 10 की कहानी बताओ पहले पूरी। सबसे पहले किससे आई? सबसे पहले किससे आई ये? सबसे पहला संविधान संशोधन किस कौन सा हुआ था जिसे 10वीं जोड़ी गई? 35। किसके लिए? सिक्किम के लिए। ठीक है, जिसमें 10वीं अनुसूची और आर्टिकल नंबर 2A जोड़े गए और इसे एक विशेष राज्य क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। और 36वें से क्या कर देंगे इसको? वापिस क्या कर देंगे? हटा देंगे। इसके बाद में ये दोबारा आती है किससे रे? 52वें संविधान संशोधन से। और क्या लेके आती है इस बार? दल बदल का कानून।
दल बदल कानून के प्रोविजन बोलो 67। हाँ भाई, पहला प्रोविजन तू बोल, जल्दी बोल। आता है तो ठीक, नहीं आता छोड़ दे। नहीं आता? हाँ तू बोल। दल बदल कानून कब लागू होता है, क्यों लागू होता है, क्या करना पड़ता है, सारी कहानी बोलते जाओ, एक एक जो जो पॉइंट जिस जिसको आता है। अरे वो छोड़ो, कब लागू हुआ हो वो बात ही नहीं कर रहा मैं, वो तो वो 52वें से सल्ट गया है ये बताओ पहला लागू कब होता है, किस किस पे लागू होता है, किस पे लागू नहीं होता, वो बताओ। ना ना, देखो, यदि कोई व्यक्ति रे, देखो आप सुनते जाओ, कोई व्यक्ति किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे क्या कर रहा है, चुनाव जीत के आया है, चुनाव चिन्ह पे जीत के आया है, तो वो किसी की दूसरी की पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। यदि वो करता है तो किसका दोषी होगा, दल बदल का दोषी होगा, और उसकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी रे, समाप्त हो जाएगी। ये विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सभी के ऊपर क्या होते हैं रे, अप्लाई होते हैं। ठीक है, इसके बाद लेकिन देखो, किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह से आप जीत के आए हो, अकेले हो, दल बदल करते हो, दल एक दल से दूसरे दल में जाते हो, पार्टी ज्वाइन करते हो, तो आप दल बदल के दोषी हो। लेकिन उसी पार्टी के यदि 2/3 सदस्य, उसी पार्टी के 2/3 सदस्य क्या कर दे रे, पार्टी छोड़ दे, ठीक है, तो वो पार्टी विभाजन माना जाएगा, वो दल बदल के दोषी नहीं माने जाएंगे। ठीक है, वो पार्टी विभाजन होगा। ठीक है, ये दल बदल के दोषी नहीं होंगे। दूसरी बात, ये पार्टी अलग रहेगी, ये पार्टी किसी दूसरी पार्टी में विलय नहीं हो सकती है, जब तक नहीं हो सकती जब तक इस जिस विधानसभा या जिस लोकसभा में बैठ रहे हैं उसका कार्यकाल पूर्ण ना हो जाए। उस कार्यकाल के बाद में क्या होता है उनसे कोई लेना देना नहीं है। एक बार दोबारा चुनाव हो चुका है ना, तो बाद में आपके पुराने का मामलों पे दल बदल लागू नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरी बात ये, इसके बाद में कोई व्यक्ति निर्दलीय जीत का आया है, तो ये किसी भी पार्टी में जा नहीं सकता, समर्थन दे सकता है, समर्थन दे सकता है, लेकिन किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। यदि किसी भी पार्टी को ये निर्दलीय ज्वाइन करता है, ठीक है, तो वो दल बदल का क्या होगा रे, दोषी होगा। अब देखो, एक पार्टी विभाजन खेल समझो रे, एक पार्टी हर स्टेट वाइज अलग अलग होती है। जैसे आपको यदि पिछली बार बसपा याद हो अपने राजस्थान वाली, कितने मेंबर थे, छह, छह थे कि पांच थे, शायद छह मान ले तो अपन, चलो मान ले छह मान लिए, 2/3 कितने हुए, चार, चार हो रहे हैं ना। यदि इन छह सदस्यों में से चार सदस्य यहां राजस्थान में किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये राजस्थान में बसपा का पार्टी विभाजन माना जाएगा। बसपा का विभाजन ये नहीं है कि पूरी भारत की बसपा विभाजित हो ना, जिस स्टेट में जितने मेंबर हैं उनका 2/3 छोड़िए क्या चले जाएं दूसरी पार्टी में। जैसे अभी आपने इसका खेल मैं आपको बताऊं, बीजेपी ने मंत्रालय बांटे हैं, टोटल मंत्री कितने बने हैं, 72, नंबर ऑफ कितने हैं, 72, जिसमें स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री। मंत्रिमंडल में कौन आता है रे, दो नाम आएंगे। अब ये मान लो कि ये नाम दो आना चालू हो जाएंगे, बहुत बेहतरीन नाम आएंगे ये, एक मंत्रिमंडल, कैबिनेट, ये है कैबिनेट, ये क्या है रे, कैबिनेट है। एक आएगी मंत्री परिषद, कैबिनेट काउंसिल। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है, इसमें केवल और केवल केंद्रीय मंत्री, शायद केंद्रीय मंत्री 32 बनाए 33 बनाए, 30-32 के आसपास हैं, देखने पड़ेंगे कितने, मैंने वो लिस्ट भेज रखी है, वहां देख लेना आप कितने केंद्रीय मंत्री हैं, 30 हैं जहां तक। ठीक है, तो अब ये 30 जो कैबिनेट मंत्री है ना, ये मंत्रिमंडल का हिस्सा है। ठीक है, मेन फैसले कौन लेती है, मंत्रिमंडल लेती है, ना कि मंत्री परिषद लेती है। यहाँ यहाँ कौन कौन शामिल होते हैं, यहाँ केंद्रीय मंत्री तो आ ही जाएंगे, इसके अलावा तो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं वो आ जाएंगे, राज्य मंत्री आ जाएंगे, इसके अलावा एक नया मंत्री पद और लेके आए ये रे, उप मंत्री। कौन सा, उप मंत्री। ये भी किस में आते हैं, उप मंत्री। बताऊं क्यों बनाए जाते हैं, जब सरकारें स्थिर ना हो, एक से ज्यादा, एक ही विभाग को दो बार में दो को देना हो, तो क्या बना देते हैं, उप मंत्री बनाते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे सर, जैसे अभी बीजेपी वालों ने कायदे से आप देखो तो किसी दूसरी पार्टी को कोई बड़ा मंत्रालय नहीं दिया है, नहीं दिया ना। ठीक है, मैन मैन मंत्रालय सारे के सारे किसके पास है, बीजेपी के पास है। अब कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा, जैसे यार न्यूज में चल रहा है कि ऐसा क्या कर दिया एनडीए ने कि सारे चुपचाप बैठे हैं।
यही मंत्रालय आप इंडिया गठबंधन में देते किसी को? ऐसे मेंढक की तरह फुदक फुदक के भगते सारे के सारे। होता क्या है, बीजेपी को बहुमत कितना चाहिए रे? 272 है बीजेपी के पास, इनके दोनों के अलावा भी। है इनके पास आज भी। मैं बताऊं कैसे। दो दल हैं बिहार में, नीतीश, जितिन राम मांझी। नीतीश भगेगा, जितिन राम मांझी वहीं बैठा रहेगा, नहीं जाएगा वो। चिराग पासवान 500 की 500 सीटें जीत के आया है, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। अब दूसरा, उधर आंध्रा में टीडीपी है और उसका समर्थन किसने किया है? पवन कल्याण ने। यदि सही बताऊं तो आंध्रा पवन कल्याण की वजह से जीत के आए हैं लोग। ठीक है। वो अपने शायद 3 मंत्री लेके बैठा है वो, 3 विभागों, 3 शायद एमपी हैं उसके, वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। ये बीजेपी ने पहले ही सांठ गांठ पूरी कर रखी है यहाँ। दूसरी 18 है ना, 18 अन्य भी जीत के आए हैं, वो बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है। और फिर तीसरा बीजेपी का सबसे मेन फंडा, इनको सबको एक ही डर लगता है, हम यहां से गए तो 2/3 वाली पार्टी आवाज नहीं कर देंगे। ठीक है, इसलिए सारे चुपचाप बैठे हैं। तो कहां दल बदल के प्रावधान लागू होते हैं? देखो, चुनाव चिन्ह पे जीत के आया, अकेला सदस्य है, दल बदल का दोषी होगा। 2/3 गए, दल बदल का कोई प्रावधान लागू नहीं होगा। निर्दलीय है, समर्थन दे सकता है, पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। अब आती है बात मनोनीत की, जो नॉमिनेट किए जाते हैं। और कितने किए जाते हैं राज्यसभा में? 12। इन 12 के पास 6 महीने का टाइम है रे। 6 महीने में कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, ठीक, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं तो उसके बाद में ये दल बदल के दोषी हो माने जाएंगे। यदि 6 महीने के बाद में कोई भी पार्टी बदलाव करेगा इनमें से तो ये दल बदल के दोषी होंगे। इससे पहले 6 महीने तक का इनके पास टाइम रहता है कि आप कुछ जो करना है वो कर लो। ठीक है। दूसरा, दल बदल के प्रावधान के ऊपर अंतिम निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष, या ये मान लो अध्यक्ष बोल दो आप, जिस सदन का अध्यक्ष है वो कौन लेगा? उसका निर्णय लेगा कि हाँ ये दल बदल का दोषी है या नहीं है। दूसरा, अभी मैं एक नाम लिख के आया था पहले, विप, सचेतक। यदि किसी सदस्य ने विप का विरोध किया है, कि जो विप ने कहा था कि आपको इस बिल के अपोजिट क्या करनी है, वोटिंग करनी है, लेकिन उसने अपोजिट वोटिंग नहीं की, समर्थन में वोटिंग कर दी, ठीक है, तो वो विप का दोषी है और उसके ऊपर दल बल के प्रोविजन क्या हो जाएंगे? लागू हो जाएंगे। अब पार्टी उसे 15 दिन में माफ कर दे कि ठीक है गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो उसकी सदस्यता जाएगी नहीं। लेकिन यदि पार्टी ने उसे माफ नहीं किया 15 दिन में तो वो दल बदल का दोषी होगा और उसकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी रे? समाप्त हो जाएगी। ठीक है। इसका अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। पहले इसके अध्यक्ष को इसको चुनौती नहीं दी जाती थी, लेकिन आज के दिन आप इसके ऊपर न्यायालय में क्या कर सकते हो? चुनौती पेश कर सकते हो। ठीक है। लेकिन लगभग अभी भी ये देखा जाता है कि अंतिम निर्णय किसका माना जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बीच में लाके किसको बोल देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष ही सही है। ये आपकी अनुसूची है दल बदल वाली। इसके बाद में 11वीं अनुसूची किससे जोड़ी गई थी? 73वें से। 12वीं किससे जोड़ी गई थी रे? 74वें से। इनके दोनों के संविधान संशोधन याद रखने हैं आपको। दूसरा, अनुसूची 9 क्यों जोड़ी गई थी? कि न्यायिक समीक्षा से क्या किया जा सके? बचाव किया जा सके कुछ कानूनों को उसमें डालकर। जो मेन कानून कौन सा था सबसे पहले वाला? भूमि सुधार अधिनियम। भूमि सुधार के अधिनियम लागू करने थे। संपत्ति का अधिकार क्या हुआ करता था? मूल अधिकार हुआ करता था, जिसको क्या करना था? खारिज करना था। ठीक है। इसलिए अनुसूची 9 जोड़ते हैं और 9 जोड़ के किस में डाल देते हैं उसको? कि अनुसूची 9 के अंदर जो भी विधेयक, अधिनियम या कानून रख दिए जाएंगे वो किसी उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं कर सकता रे? समीक्षा नहीं कर सकता। 2007 में फैसला सुनाया जाएगा जिसमें क्या कहा जाएगा कि 23 अप्रैल है ना, 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारतीवाद में मूल ढांचे का प्रस्ताव क्या किया गया था? पेश किया गया था। तो उससे पहले यदि संविधान ने संसद ने कोई बिल अनुसूची 9 में रख दिए हैं उनके ऊपर तो दल बदल क्या नाम है, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। लेकिन उसके बाद में जो भी रखे हुए हैं उनके ऊपर सब पे क्या होगी रे? न्यायिक समीक्षा लागू होगी। ठीक है। दूसरा, एक क्वेश्चन आ रहा था दिमाग में मेरे अभी, जी बताइए। ओके, हाँ जी। तो सबके उपचुनाव हुए थे ना? उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए थे, मेंबरशिप समाप्त हो गई थी।
कांग्रेस क्यों करेगी, ऑटोमेटिक हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है। कांग्रेस क्यों करेगी, दल बदल के दोषी हैं, कानून है दल बदल। इसके बाद में तो हमेशा पार्टी विभाजन ही हुआ है, शिवसेना हुआ तो शिवसेना का पार्टी विभाजन हुआ था, इसके अलावा किसका हुआ था रे, इसका ये चिराग पासवान का भी पार्टी विभाजन हुआ था। हाँ एनसीपी का हो गया पार्टी विभाजन, तो ये पार्टी विभाजन माने जाते हैं बाकी। हाँ रे अब बताओ रे, कोई बात ऐसी जो अब तक पढ़ा दी हो, एक बार दोबारा आपको कोई पूछना हो, कोई भी ऐसी लाइन जो आपको अब तक समझ में नहीं आई हो, क्योंकि आपके अब तक 21 क्लास हो गई हैं, ठीक है। अब देखो बताऊं मैं ये कहानी क्यों कर रहा हूं आज, अब तक जो पढ़ के आए हो वो सारा अलग है, ठीक। जो अपन ने विशेषताएं पढ़ी थी ना, कुछ प्रस्तावना की और अपने संविधान की, वो भले ही काम आ जाए आपको आगे, इसके अलावा कोई चीजें काम में नहीं आएगी। अब जो जैसे मैं कल से शुरू करूंगा, सबसे पहले आएगी नागरिकता, सिटीजनशिप, उसके बाद में आएंगे मूल अधिकार, इसके बाद में आएंगे डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व है, और उसके बाद में कौन आएंगे, मूल कर्तव्य। ये तीनों तो आपस में एक ही चीज है, ठीक है। आपस में हर बात क्या होगी, आपको लगेगा यार ये पहले भी इनमें भी आ गई है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, ठीक है। दूसरा, नागरिकता के प्रोविजंस हैं तो छोटे छोटे प्रोविजंस हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये आर्टिकल हैं। ये आर्टिकल तो ये मान लो कि मैं अभी पूरे कर सकता हूं चाहूं तो, ठीक है। लेकिन ये है कि आप देखो 5 में अपने जब संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू कब हुआ था रे, संविधान लागू कब हुआ था, मैं तेरे जूती दूंगा, 15 आर्टिकल लागू हुए थे उस दिन, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 को सिर्फ 15 आर्टिकल लागू हुए थे, जिसमें ये आर्टिकल मैं आपको लिख दिया 5, तो ये लिखे हुए। हाँ देखो रे, अपना संविधान लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब देखो उस दिन क्या हुआ था कि अपने पास 4 तरीके से मेंबरशिप, जो अपनी सिटीजनशिप है वो देने के प्रोविजंस थे उस टाइम पे। आज तो बदलाव बहुत हो गए हैं इसमें, ठीक है। उस टाइम पे जैसे आप एक बार मैं आपको थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ, कल क्या पढ़ेंगे तो जिससे आपको ये लगेगा जो पढ़ेंगे वो नया है, ठीक है, नया नहीं है आपके लिए। देखो अनुच्छेद 5 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति है जो भारत का मूल निवासी है, उसका भारत में जन्म हो गया है, किसका सदस्य माना जाएगा, भारत का मेंबर माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा उसका जन्म तो कहीं और हुआ है, लेकिन उसके माँ बाप का जन्म कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है, तो वो भी किसका सदस्य माना जाएगा, भारत का सदस्य माना जाएगा। या अपना संविधान जब लागू हुआ था उससे 5 साल पहले से वो भारत में रह रहा है, तो किसका सदस्य है, वो भारत का सदस्य है। ये जो मैं प्रोविजन बता रहा हूँ, ये 26 जनवरी 1950 में जब मेंबरशिप दे रहे थे ना, तब के बात कर रहा हूँ, अब आज वालों की नहीं कर रहा हूँ, ये आज लागू नहीं होते हैं ये चीजें, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है कि या तो वो खुद जन्मा हो कहां पे रे, भारत में, और भारत है क्या हो, मूल निवासी हो, ठीक है। दूसरा, मूल निवासी का समझते हो, जब भारत का डिवीजन ना हो, जब भारत का डिवीजन नहीं आओ, यानी वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, फलाने ढिमकाने ना बने हो, तब की बात कर रहा हूँ। मूल निवासी का अर्थ है ये, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी बात क्या है, उसके माँ बाप कहां जन्मे हो, भारत में, या दोनों ही प्रोविजन नहीं है लेकिन उसके माँ बाप है ना, और या वो, ठीक है, संविधान लागू होने से 5 साल पहले से कहां रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो वो किसके सदस्य हैं, भारत के सदस्य हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है कि जो पाकिस्तान से भारत में आ गए, पाकिस्तान से कब आ गए, भारत में आ गए, लेकिन इसकी एक डेट है 19 जुलाई 1948, इससे पहले आ गए हो, 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए हो, तो वो किसके तहत मेंबरशिप ले सकते हैं, अनुच्छेद 6 के तहत मेंबरशिप ले सकते हैं। लेकिन जिस दिन ये पंजीकरण फॉर्म भरेंगे उसके 6 माह तक इनको कंटिन्यू यहीं रहना पड़ेगा, समझ रहे हो बात। मेंबरशिप के कुछ प्रोविजन आगे आपके मैं 5 साल वाले बताऊंगा, अभी तो अब अपने कुछ में 5 साल लागू हो गए हैं। पाकिस्तान से भारत आए, आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किससे पहले आ गए हो, 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए हो, ठीक है। और यदि आगे हैं तो उन्हें पंजीकरण फॉर्म भरना पड़ेगा,
और दूसरा 6 माह क्या करना पड़ेगा रे, यहीं रहना पड़ेगा इस फोरम के बनने के बाद। अब है आर्टिकल नंबर 7। 7 ये कहता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो भारत से उठ के क्या चले गए रे, पाकिस्तान चले गए। कहां चले गए, पाकिस्तान चले गए, लेकिन वापस लौट के आ गए, कालांतर में क्या आ गए, वापस लौट के आ गए। इसकी डेट अलग है, इसकी डेट है 1 मार्च 1947। इससे पहले चले गए हो, ठीक है, तो वो भारत की मेंबरशिप ले सकते हैं। ठीक, अब आर्टिकल नंबर 7-8 कहता है कि देखो अब तक तो कोई विदेशी की बात नहीं हुई ना, सारे के सारे भारतीय लौट गए आगे, लौट गए आगे, सिर्फ दो देशों की बात चल रही है, पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से आगे। पहला वाला क्या बोल रहा है, भाई सारे के सारे भारत में रह रहे हो, पहले से रह रहे हो, उनके लिए लागू है। ये क्या कर रहा है, पाकिस्तान से आ गए हो, ठीक है। अगला क्या कर रहा है, पाकिस्तान चले गए लेकिन वापिस आ गए। ये कहता है किसी भी देश में रहते हो, किसी भी देश में रहते हो, ठीक है, या तो उनका माता पिता में से कोई एक भारत का सदस्य हो, ठीक है, और जो ही वो बच्चा पैदा हुआ वहां की जो इंडियन काउंसिल होती है, हर देश में एक इंडियन काउंसिल होती है अपने, है ना, वहां जाके क्या करा दिया उन्होंने, पंजीकरण करा दिया हो, तो वो किसके मेंबर माने जाएंगे रे, भारत के मेंबर माने जाएंगे। ठीक है, ये हो गए 4 तरीके, कब के लिए, 19 जनवरी 26 जनवरी 1950 के लिए। आर्टिकल नंबर 9 कहता है, नो, नो यानी नो, यानी नहीं, ठीक है। अब नहीं कहा, आर्टिकल कोई विदेश में रह रहा है, यहां से चले गए, कहां रहते हैं, विदेश में रहते हैं, लेकिन वो विदेश में सिर्फ रहते हैं, वहां की उन्होंने सिटीजनशिप नहीं ली है, ठीक है। अब वहां उनका कोई बच्चा पैदा हो गया है, माँ बाप है, दोनों के दोनों वहीं रहते हैं, माँ बाप, दादा दादी, कोई भी, दादा दादी भी इसमें प्रोविजन है, इसमें बाद में हटा दिए दादा दादी के, अब हटा दिए, ठीक है। माँ बाप, दादा दादी, ठीक है, कहाँ रहते हैं, विदेश में रहते हैं। उनका जन्म, ध्यान रखना, उनके माँ बाप का जन्म कहाँ होना चाहिए, भारत में होना चाहिए, लेकिन उनका बच्चे का जन्म कहाँ हो रहा है, विदेश में हो रहा है। तो वहां जो भी इंडियन काउंसिल है, ठीक है, उसमें जाके वो अपने बच्चे का क्या करा दे, पंजीकरण करवा दे, तो उसको यहाँ की मेंबरशिप मिल जाएगी। लेकिन उसमें उन्हें एक बात कहनी पड़ेगी कि हमारे बच्चे के पास हमने किसी प्रकार का अदर देश का पासपोर्ट नहीं बनवाया है, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर आपका 8 है। आर्टिकल नंबर 9 है नो। नो का अर्थ है नहीं, नहीं का अर्थ हो गया कि कोई व्यक्ति ने अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की क्या ले ली है, सिटीजनशिप ले ली, तो उसकी भारत वाली सिटीजनशिप ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत दोहरी नागरिकता नहीं देता है, ठीक है। तो इसको नो को याद करने का है, नो यानी नो यानी नहीं, यानी जो मेंबरशिप थी वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, चली जाएगी। दूसरा, आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि उस व्यक्ति की मेंबरशिप कभी नहीं जाएगी जिसने संविधान के जो उपबंध हैं, जो प्रोविजन है अपने संविधान के, कौन से प्रोविजन, 5, 6, 7 और 8 के तहत जिसने यदि सही तरीके से मेंबरशिप ली है, उसकी संविधान के अनुसार कभी मेंबरशिप नहीं जाएगी। जो संसद कानून बनाएगी वो कानून के दायरे में हमेशा बने रहेंगे, उनकी मेंबरशिप कभी भी समाप्त नहीं होगी। और आर्टिकल नंबर 11 कहता है कि नागरिकता के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट उसके सभी विषयों के ऊपर कानून बना सकती है। ये शक्ति किसको देता है, संसद को, ठीक है। संसद ने अब तक एक भारतीय नागरिकता अधिनियम पेश किया था, उसके बाद में इसी में बदलाव हो रहे हैं, कोई नया नहीं लाया गया, बदलाव होते हैं, संशोधन हो जाता है बार बार, ठीक है। सबसे पहले आया था नागरिक, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो शॉर्ट फॉर्म मेरे, CAA, ठीक है। C यानी सिटीजनशिप, A यानी अमेंडमेंट संशोधन, A यानी एक्ट। ये C वाला क्या है, सिटीजनशिप, A क्या है, अमेंडमेंट यानी संशोधन, ठीक है। अब जो अपन लिखते हैं ना, ये ऐसे लिखा जाता है नागरिक। अब नागरिक का अर्थ क्या है, सिटीजनशिप, ठीक है। बीच में क्या लिखते हैं इसके कोष्टक में, संशोधन, संशोधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखा जाता है, अधिनियम, और अधिनियम को क्या कहते हैं रे अपन, एक्ट, क्या कहते हैं, एक्ट, ठीक है। अब देखो पेश कब हुआ था, 55 में, पहले बनाया किसको, कब आया था ये, 55 में। 55 के बाद में इसमें बदलाव ही बदलाव हुए हैं। पहला बदलाव होता है 86 में, उसके बाद में बदलाव होगा 92 में, ठीक है। उसके बाद में बदलाव होगा 2003, 5, 15 और 19, ठीक है। अब तक इतने बदलाव इनमें हो सके हैं, 86, 92, 3, 5, 15 एंड 19, ठीक है। 19 वाले प्रोविजन अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुए हैं, कुछ बचे हुए हैं, ठीक है।
होता क्या है कि 19 वालों में हम आपको एक थोड़ा सा बदलाव हुआ था, ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुए। हुआ क्या है कि कौन कौन से देश जो अपने भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्ला, नेपाल, ये म्यांमार, भूटान, जितने भी अपने पड़ोसी देश है ना, इनमें से कौन कौन से धर्म के, हाँ, वहां जो अल्पसंख्यक अपने नहीं, जो इन देशों में क्या है, अल्पसंख्यक का दर्जा रखते हैं। अल्पसंख्यक का अर्थ क्या हुआ कि जहां उनकी संख्या क्या है, बाकी की अपेक्षा कम है। ठीक है, तो ऐसे जो सदस्य हैं वो भारत में आके क्या ले सकते हैं रे, मेंबरशिप ले सकते हैं। लेकिन लेकिन ऐसे नहीं ले सकते, आ जाओ ले लो ना। प्रोविजंस हैं, दो प्रोविजंस हैं। या तो भारत में रह रहा हो, या भारत के अधीन किसी सेवा में हो। भारत के कुछ लोग, विदेशी लोग भी तो यहाँ कार्य करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, या तो भारत में क्या कर रहा हो रे, रह रहा हो। कब से, 5 सालों से। पहले 10 थी, इनके लिए घटाई कितनी कर दी गई है रे, 5, सिर्फ इनके लिए, और किसी के लिए नहीं, सिर्फ इनके लिए 5 साल कर दी गई है। या देखो कैसा हो सकता है, 22 में रह लिया हो, 22 में हो गया हो, मिला के कैसे भी करके 5 साल हो जानी चाहिए। ठीक है, तो या तो भारत में रह रहा हो या भारत के अधीन सेवा में हो। इसके अलावा जितने भी बच गए उनके ऊपर कितने साल का प्रोविजन लागू होता है रे, 10 साल का। कितने का लागू होता है, 10 साल का। तो वो मेंबरशिप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा आगे देखो, मेंबरशिप लेने के 3-4 तरीके आएंगे रे। क्या आप नागरिकता ले कैसे सकते हो, जन्म से, जन्म के आधार पर। ठीक है, कहां जन्मे हो उसके बेस पे। दूसरा आता है वंशानुगत, आपके परिवार के आधार पर, माता पिता दादा दादी के आधार पर। एक आता है रजिस्ट्रेशन के द्वारा, कि आपके पास में से कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन करके क्या कर सकते हो, भारत की मेंबरशिप ले सकते हो। जो भारत ने कानून बना के, उन कानूनों के जैसे अभी अक्षय कुमार को मिली थी, आपको याद हो तो, अभी अक्षय कुमार को अभी तो मिली है। पहले अक्षय कुमार के पास भारत की नागरिकता नहीं थी, अभी मिली है। ठीक है, इसके अलावा एक आता है प्राकृतिकरण। प्राकृतिकरण में क्या होता है कि मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में या कोई कला संस्कृति के क्षेत्र में कोई बेहतरीन कार्य किया हो। ठीक है, वो किसी भी देश का हो, बेहतरीन कार्य किया उसने, तो भारत की सरकार को लगता है कि यार इसको हम मेंबरशिप देते हैं तो हमारी क्या बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी। ठीक है, तो आप उसको अपने हिसाब से मेंबरशिप दे सकते हो। दूसरा, मेंबरशिप में देखो असली खेल क्या है, मेंबरशिप में असली खेल ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो मेंबरशिप के किसी के लिए बदलाव छूट कर सकती है कि हाँ फलाने व्यक्ति के लिए 5 साल का नहीं, 3 साल का प्रोविजन लागू होगा। सारा का सारा खेल किसका है रे, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। दूसरा, जैसे भारत दो स्थितियों में हो, यदि युद्ध की स्थिति में है भारत और यहाँ के लोग छोड़ के दूसरे देश में जा रहे हैं, ठीक है, और वो ये कह रहे हैं कि हम भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, तो संसद उसे मानना, ये नहीं है कि वो संसद आप उसकी बात को माने ही, वो उसे नहीं माने, ये उसका क्या है, अधिकार है। युद्ध के हालात में कोई व्यक्ति भी भारत की नागरिकता नहीं छोड़ सकता, ये एक कानून है। ठीक है, युद्ध के हालात में यदि वो छोड़ता है तो उसकी मान्यता नहीं दी जाएगी, वो क्या नाम है, नागरिकता रद्द नहीं होगी, सिटीजनशिप बनी रहेगी। और जब युद्ध के नॉर्मल हालात होंगे तो उसके ऊपर कुछ कानूनी प्रावधान लागू किए जाएंगे। ठीक है, ये आपकी है सिटीजनशिप। ठीक है, तो इसको कल शुरू करेंगे, टाइम हो गया। हाँ जी, 4 नहीं है ये जितने पड़ोसी देश हैं वो सब हैं इसमें। ना ना ना, यहाँ के माइनॉरिटी, चाहे यहाँ का माइनॉरिटी हिंदू हो, ईसाई हो, जैन हो, सिख हो, कोई भी हो, यहाँ का माइनॉरिटी होना चाहिए। हाँ, नेपाल में हिंदू माइनॉरिटी में नहीं है। नहीं, मुस्लिमों को नहीं ला शामिल किया इसमें ना। मदर टेरेसा की एक वो सिंगर भी तो है, उसका नाम मेरे याद नहीं आ रहा है। हाँ, अदनान सामी को भी तो दी थी।
ये तो देखना पड़ेगा कि मदर टेरेसा को दी थी आगे, लेकिन अभी 2016 में दी थी अदनान सामी को। 16 के आसपास अदनान सामी को मान्यता दी हुई है, किसके आधार पर? प्राकृतिकरण के आधार पर, कि भाई उसने कोई विशेष कार्य, जो कला संस्कृति के मामले में विशेष कार्य किए थे, तो उसके आधार पर उसको क्या दी थी रे? मान्यता दी थी। राइटर का तो नहीं पता, अदनान सामी का तो पता है। आठ में नहीं आएगा। अपने वाला संविधान ये नहीं कहता कि जैसे कनाडा का संविधान कहता है कि वहां की छोरी हो, वो यहाँ के छोरे के साथ शादी कर लेगी तो वहां को उसको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। ऐसे प्रोविजन अपने संविधान में नहीं है, है? इसमें इसमें देखो होता क्या, जैसे अभी आप, ये मैं बोल सकता हूँ, ये कुछ देशों पे अप्लाई होता है, कुछ देशों पे अप्लाई नहीं होता, खासकर ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो किसी कंडीशन में अप्लाई नहीं होता। जैसे वो अभी आई थी ना सीमा हैदर, ठीक है, उसने मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रखा है, उसको मेंबरशिप मिलेगी नहीं, क्योंकि भारत के संविधान में क्लियर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़की के साथ आप यदि विवाह करते हो, या यहाँ की लड़की उसके साथ विवाह करती है, तो ऑटोमेटिक लड़की की तो मेंबरशिप क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, ठीक है। और उसकी लुगाई को मेंबरशिप मिले या ना मिले, ये सरकार जाने, ठीक है। इस अरे वो किस, तेरे को हार्दिक पांड्या से क्या लेना देना, वो चली गई है। लेकिन उसने वहां वहां जाके मेंबरशिप नहीं ली ना पाकिस्तान की। सानिया मिर्जा ने, सानिया मिर्जा थी वहां की मेंबरशिप ले लेती तो वो भारत के लिए नहीं खेलती, फिर वो भारत के लिए खेल रही थी क्योंकि उसने वहां की सिटीजनशिप नहीं ली थी। हाँ, औलाद में लागू हो जाएंगे प्रोविजन से, जैसे इनके औलाद में लागू कैसे हो जाएंगे? क्योंकि हार्दिक पांड्या कहाँ का है? इंडिया का है, ठीक है। तो एक भाई माता पिता में से एक है, जन्म कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है, आप रजिस्ट्रेशन के द्वारा क्या कर सकते हो? मेंबरशिप ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखो रे, आज के दिन, ओए सुन लो, कल फिर वो दोबारा कहेंगे ये कहाँ कहाँ से उठ के आ रहे हैं। आज के दिन क्या होता था, पहले ये नहीं था, 2004 के बाद में बदलाव कर दिया। 2003 दिसंबर 2004 की डेट है, उसके पहले के प्रोविजन अलग है और उसके बाद वाले प्रोविजन अलग है। पहले क्या था कि जैसे मान लो माता पिता हैं, भारत के हैं, दोनों में से कोई है या दादा दादी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि पहले क्या था कि बच्चा जन्म गया, अब चाहे वो 5 साल का हुआ चाहे 10 साल का हुआ, उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आज के दिन ये नहीं है, आज के दिन बदलाव करके क्या कह दिया है कि बच्चा जन्मा, जन्मते 1 साल में कर दो, क्या करना है, लेनी है या नहीं लेनी, 1 साल में आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, लेनी है तो, नहीं लेनी है तो आपको कोई दिक्कत है नहीं है। लेकिन सरकार के पास ये रिक्वेस्ट डाल सकते हैं 1 साल बाद में कि हमें मेंबरशिप चाहिए। अब उसमें सरकार की अथॉरिटी है कि सरकार उन्हें मेंबरशिप दे या ना दे। सिटीजनशिप की बहुत सी फाइलें आज भी पड़ी हैं, सालों से पड़ी हैं, लेकिन वो संसद की खुद की क्या है, शक्ति है, उस शक्ति का वो प्रयोग करती है, जिसको देनी होती है उसको देगी, जिसको नहीं देनी होती उसको नहीं देगी, ठीक है। तो ये है आपकी सीए। आप एक दिन मेरे को कौन कह रहा था कि सर सीए 2019 एक बार बताना कि क्या क्या लागू हुए हैं इसमें। तो इसमें इतने ही लागू हुए हैं कि जो अपने पड़ोसी देश है उनमें कोई भी माइनॉरिटी में है, मुस्लिम को छोड़कर, कोई भी माइनॉरिटी में मुस्लिम को छोड़कर अपने पड़ोसी देशों में, ठीक है, जिनके देशों के नाम अगलों ने कंफर्म किए हैं, वो उन्हीं देशों से बिलोंग करना चाहिए, वो भारत में आगे क्या ले सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। लेकिन उनको ये प्रोविजंस में दोनों में से कोई एक प्रोविजन क्या करना होगा, पूरा करना होगा। या तो मिलके कर दो, कि मान लो मिलके कैसे हो जाए कि 2.5 साल रह लिया, ठीक है, उसके बाद में किसी में आ गया हो, अधीन सेवा में आ गया हो 2.5 साल, तो ढाई ढाई कितने हो गए, 5, ठीक है, 2 3 कितने हो गए, 5। जैसा करे, जिस तरीके से करे, कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल का प्रोविजन क्या हो जाना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए, वो मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसा कोई प्रोविजन लिखा हुआ तो नहीं है। क्यों मिल जाएगी, वो माइनॉरिटी में नहीं है। 10 साल से ऊपर है तो मिल जाएगी। जो माइनॉरिटी में नहीं है ना, एक ध्यान रखना, जो माइनॉरिटी में नहीं है लेकिन उनके ऊपर भी दिक्कत है, यदि मोमडन्स की फाइल है तो रुकेंगी, ठीक है, लेकिन यदि और कोई फाइल है तो उनको 10 साल के बाद में वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उनके लिए ऊपर प्रोविजन लागू कौन से होंगे, 10 साल वाले। और जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं, वो किस में लागू होंगे, अल्प इसमें 5 साल वाले प्रोविजन में। हाँ, दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात क्लियर की थी रे, सुप्रीम कोर्ट ने, होता क्या है,
देखो ये बात आएगी कौन से आर्टिकल में आएगी, हाँ 29 और 30 में। धार्मिक और शिक्षा वाला अधिकार नहीं है, सांस्कृतिक और शिक्षा वाला अधिकार। उसमें क्या होता है, उसमें अल्पसंख्यक बार बार आ रहा है, बहुत बार आएगा अल्पसंख्यक, कि अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, अल्पसंख्यक भाषा के आधार पर विद्यालय स्थापित कर सकते हैं। तो हुआ क्या कि कुछ विवाद पैदा होने लग गए कि ये कानून दोनों 29 और 30 हैं, ये अल्पसंख्यक के लिए हैं या बहुसंख्यक के लिए, दोनों के लिए हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने विवेचना दी कि ध्यान रखना, जहां इस शब्द का प्रयोग है नागरिक, नागरिक ध्यान रखना, मैं ये नागरिक शब्द का जहां प्रयोग करूंगा उसमें आपको भारतवासी मानना है। पहली बात तो वो किसका, कहां का रहने वाला है, भारत का। ठीक है, जहां भी मैं नागरिक नहीं ये लिखूंगा ना, गैर नागरिक, वो कौन से हो जाएंगे, विदेशी। ये लोग विदेशी हैं। जहां भी मैं आपको भारतीय, मैं चाहे मान लो भारतीय लिखना भूल गया हूं, ठीक है, लेकिन नागरिक मैंने लिख दिया है, तो ध्यान रखना किसके प्रोविजन लागू हैं, भारतीयों के प्रोविजन लागू हैं। हाँ, तो नागरिक शब्द की विवेचना की थी सुप्रीम कोर्ट ने 29 और 30 के तहत कि जो 29 और 30 में जो नागरिक शब्द का उल्लेख है ना, उसमें अकेले अल्पसंख्यक ही शामिल नहीं है, उसमें कौन भी शामिल है, बहुसंख्यक भी शामिल है। कैसे, मैं बताऊं आपको। आप यहाँ राजस्थान में हो, राजस्थान का हिंदी बेल्ट है, बहुसंख्यक हो यहाँ, तो आप यहाँ तो कौन हो आप, बहुसंख्यक हो। लेकिन आप यहाँ से उठ के कहां चले गए रे, केरल चले गए, वहां कौन सी में आ गए हो आप, माइनॉरिटी में आ गए हो ना। तो ये माइनॉरिटी वाला शब्द है ना, इसको सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार डिफाइन किया था कि दोनों के बीच में क्या होने लग गए थे, विवाद होने लग गए थे कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में एक्चुअली आते कौन है। ठीक है, तो ये आपका मैंने आज तक जितना पढ़ाया है ना, उसका क्लियर रिवीजन करवा दिया है। आप यदि इस तरीके से रिवीजन करते हो, ठीक है, तो आपको तो कोई दिक्कत है नहीं। संविधान सभा वाले निर्वाचन वाली पद्धति आपको याद होगी कि 10 लाख पे एक चुना गया था। वो पूरे याद है आपको, 1895 से लेके वो सारे याद है ईयर। 1895 के बाद कौन है, 22 के बाद, 28 के बाद, 34 के बाद, 35 के बाद, 38 के बाद, 40 के बाद, 42 के बाद, अब 95 में कौन था, बाल गंगाधर तिलक। 22 में कौन था, महात्मा गांधी। यहां तक अब तक संविधान सभा क्लियर है, नहीं आई है, सिर्फ बातें हो रही हैं, संविधान सभा का प्रयोग नहीं हुआ है। 28 में कौन है, नेहरू समिति, अध्यक्ष कौन है इसके, मोतीलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू वाली समिति नहीं है। ठीक है, इसके बाद 34 एम.एन. रॉय, मानवेंद्र रॉय, इन्होंने पहली बार व्यक्तिगत तौर पे संविधान सभा क्या किया है, शब्द का प्रयोग किया है। 1935 कांग्रेस पार्टी ने, यानी किसी पार्टी ने आधारिक तौर पे बात की थी, तो वो कब की थी, 1935 में। 38 में जवाहरलाल नेहरू किसका प्रतिनिधित्व करते हुए, कांग्रेस का। ठीक है, और क्या बोला था कि सार्वभौमिक मताधिकार का क्या होना चाहिए रे, प्रयोग होना चाहिए, निर्वाचित होनी चाहिए, वो भी किस तरीके से, प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, 40 में कौन लेके आएंगे अंग्रेज, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, जिसको कहा था कि भाई हम निर्वाचित कर देंगे, लेकिन इन्होंने भी औपचारिक तौर पे, लिखित तौर पे कोई ऑर्डर जारी नहीं किया था, केवल और केवल औपचारिक तौर पे, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। ठीक है, 42 में कौन आएगा, क्रिप्स मिशन। ठीक है, और क्रिप्स मिशन क्या बोलते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगी, सदन के सदस्य कौन होंगे, जो निम्न सदन के सदस्य हैं विधानमंडलों के, वो सदस्य होंगे। ठीक है, लेकिन कब लागू होंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और क्रिप्स मिशन के सामने मुस्लिम लीग ने क्या प्रस्ताव रखा था कि भारत के 2 हिस्से कर देने चाहिए और 2 संविधान सभाओं का होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। कैबिनेट मिशन आएगा, 3 सदस्य आए थे, कौन कौन से, अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस एंड क्रिप्स। ठीक है, 3 सदस्य आए थे ये। इन्होंने वही जो क्रिप्स ने बात बोली थी, सेम की सेम ये बातें बोल दी। और इन्होंने दूसरा चुनाव पद्धति कैसे बता दी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या था रे, कि सामान्य मुस्लिम और सिखों क्या किया गया था, अलग अलग सीटें दी गई थी। ठीक है, 10 लाख पे 1 सीट, टोटल मेंबर कितने थे, 389। डिवाइड करोगे तो 296, और इस साइड में 93, और 296 कितने में टूटेगा, 292 एंड 4। ये 292 कितने से आए थे, 11 प्रांतों से, और ये 4 कौन से थी, हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त प्रांत। कौन कौन से, दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। ठीक है, ये 4 हिस्से यहाँ आए थे। ठीक है, और यहाँ सारी की सारी कौन सी थी, आपकी मनोनीत रियासतें। ठीक है, इनके सबके चुनाव होने थे, ये सारे के सारे कैसे होने के आने थे रे, आपके नॉमिनेट होने के आने थे। ठीक है, इसके बाद में 15 अगस्त 1947 को जब
अधिनियम लागू होता है, भारत में कितने हिस्से हो जाते हैं रे? 2। ठीक है, 2 हिस्से जो ही होते हैं तो ये टोटल मेंबर कितने बचेंगे? 299। कितने बच जाएंगे रे? 299। 73 और 229। 73 और 229। सही डिवीजन बोला क्या मैंने? कहा हाँ। तो ये सदस्य आपके क्या हो जाएंगे? यहाँ बच जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक की बातें। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को कौन कौन से बदलाव हुए थे? और स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट 1947 लागू होने के बाद में, इंडिपेंडेंट एक्ट लागू होने के बाद में कौन कौन से बदलाव हुए थे भारत में? क्वेश्चन ये है कि मैंने ये कहा था कि संविधान सभा की भूमिकाएं बदल गई थी, मैंने लिखवाई है आपको। 15 अगस्त 1947 का अधिनियम लागू हुआ था, स्वतंत्र भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इससे पहले भारत थोड़ा अलग था। इससे पहले भारत उपनिवेश हुआ करता था। इसके बाद में क्या बन गया था? डोमिनियन स्टेट बन गया था। वो डोमिनियन स्टेट कब तक बना रहा था? जब तक संविधान लागू नहीं होता है, 26 जनवरी 1950 तक। ठीक है, इसके बाद में संविधान सभा इतने दिन किसके दिन कार्य कर रही थी? कैबिनेट मिशन के। अब वो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से क्या हो गई थी? मुक्त हो गई थी। अब वो संप्रभु बन गई थी रे। अपने फैसले लेने के लिए क्या थी? स्वतंत्र थी। इसके अलावा पहले वो संविधान सभा ही थी, अब वो संसद के रूप में भी क्या करने लग गई? कार्य करने लग गई। जब संविधान सभा थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते थे? उसकी अध्यक्षता करते थे। और जब वो संसद के रूप में कार्य करते थे तो अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। ठीक है, चीजें पढ़ा करो रे, चीजें पढ़ा करो। अब एक एक चीज सोच के इधर ही देख लो। ठीक है, मैं आपको पॉलिटिकल पढ़ा रहा हूं, इससे पहले मैंने आपको फिजिक्स पढ़ाई, केमिस्ट्री पढ़ाई। ठीक है, आप मेरे को ये कहोगे ना कि सर 10-10 घंटे सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, मैं बिना नोट्स देके पढ़ा सकता हूं, लेकिन शायद मैं आपको खड़ा कर दूं 10 मिनट बाद में आपके पास शब्द शब्द नहीं मिलेंगे। 10 मिनट बाद में आपकी हालत ये हो जाएगी, यार सब अब बोले क्या आगे। आप सही से बताऊं तो आप उन टॉपिकों के नाम नहीं ले सकते फिजिक्स केमिस्ट्री में जो मैंने आपको पढ़ा दी। तो थोड़ा सा पढ़ो। देखो हमारा मैं एक बात हूं, ना तो इन कोचिंग वालों का कुछ बिगड़ना, ना हमारा कुछ बिगड़ना। मैं सीधी बात बोलता हूं। मेरी बात है ना, कईयों को ऐसे चुभती भी होंगी, बोले यार ये क्यों क्यों बोल रहा है, पचर पचर क्यों करता रहता है पूरे दिन। लेकिन क्या मेरी आदत हो गई है। मेरे देखो बताओ, आपने देखा होगा ये छोरियां हो रही किधर घूमती रहती है तो मैं इनको टोक देता हूँ। ठीक है, जबकि कई ये कहते रहे तू क्यों टोकता है, खराब होने दे। मेरे से देख देखो बताऊं, कोई गलत चल रहा है मेरे से देखा नहीं जाता, चाहे वो फिर कोई हो। भाई परिवार वालों को तो सब टोकते हैं, बाहर वालों को टोक के दिखाओ ना, सही है गलत है। ठीक है, तो मैं देखो सीधी सी बात है, पढ़ो काम आएगी। आप है ना 1 साल दे दो, मैं कह रहा हूं ऐसे धरती की कोई एग्जाम नहीं है, कोई बड़ी एग्जाम होती है उसके लिए 1.5-2 साल लग जाती है। बाकी आपकी एसएससी की है ना, सीपीओ तक की तो मैं गारंटी देता हूँ 1 साल में क्लियर है। सीजीएल आपके लिए 1.5 साल मांगेगी। सीजीएल 1.5 साल बताऊं क्यों मांगती है? वो ट्राई सेकंड है ना, वो थोड़ा सा हाई पड़ता है आपके लिए सीजीएल वाला। ठीक है, इसके लिए। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ 1.5 साल में आपको आपके पास यानी आपके 18 महीने, 18 महीने में आप वो पद पे जा सकते हो जिस पद के आपने सपने देखे हैं। पहले एक तो ना ये सोचा करो कि बढ़ना क्या है। सबसे पहले तो एक ड्रीम लाओ रे कि हाँ ये बढ़ना है। पहले तुम्हें तो यही नहीं पता, एसएससी जीडी भी दे रहे हो, सीपीओ भी दे रहे हो, एमटीएस भी दे रहे हो, बारी भी निकालने को तैयार हो, झाड़ू भी, वो पानी पकड़ाने को भी तैयार हो, गन भी चलाने को तैयार हो, अधिकारी बनने को तैयार हो। एक चीज फिक्र करो, या तो झाड़ू निकालनी है, नहीं अधिकारी बनना है। सीधा ऐसा कॉन्सेप्ट है। एक चीज क्लियर करो, या तो झाड़ू निकालनी है या अधिकारी बनना है। एमटीएस से झाड़ू निकलवाते हैं, कोई बड़ा कोई तीर नहीं मरवाते, या पानी पकड़वाते हैं। मैं क्लियर बोल रहा हूं, या टेबलों पे पोचे मारोगे दिखारोगे। तो उसका नाम ही देखो, मल्टीटास्किंग स्टाफ, कुछ भी करवा सकते हैं, काम फिक्स नहीं है उसमें। उसका नाम ही है मल्टीटास्किंग स्टाफ। हम टास्क देंगे, दिखाइए आप झाड़ू कैसे निकालते हो, दिखाइए आप पानी कैसे पकड़ाते हो, उसका काम ही यही है। आपके पद के, आपके नाम के सामने जुड़ा हुआ है इंस्पेक्टर, यानी आपके नीचे 10-15 जने काम करेंगे आपको ऑर्डर मारने। कोई पकड़ में आ गया 2 जूत उसके मारने। तो अपना रुतबा फिक्स करो कि हाँ हमें